गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव। ये हमारा लास्ट चैप्टर है जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान में दलितों के कल्याण एवं आरक्षण संबंधी प्रावधान। यानी कि ये सब वो प्रोविजंस हैं, ये सब वो प्रावधान हैं जिनके विषय में संविधान में दिया गया है कि किस तरीके से आरक्षण को जो है लीगल तरीके से आरक्षण को लागू किया जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले भारतीय संविधान में भारतीय समाज के कमजोर वर्गों, ठीक है, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण एवं उत्थान हेतु, उत्थान का मतलब क्या होता है, उनको आगे ले जाने के लिए, ठीक है, विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तो उन सुविधाओं के अंतर्गत इस तरीके से सुविधाएं प्रदान की गई हैं ताकि जो है उस शोषित और पिछड़े वर्ग का जो है सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक प्लस में राजनीतिक सभी प्रकार का विकास हो सके। ठीक है, तो इसमें हम अलग अलग डिफरेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लर्न भी करना है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 के अनुसार जो हमारा फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है आर्टिकल 15, वो क्या कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान एवं इनमें से किसी के भी आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है धर्म आ गया है, मूल वंश आ गया है, जाति, लिंग, तकरीबन जो है सभी ऐसी विविधताएं जिनके आधार पर भेदभाव होने का अंदेशा होता है उन सभी को शामिल कर लिया गया है। इनके आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें पहला पॉइंट क्या रखा गया है कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के प्रवेश पर भी विभेद नहीं करेगा। ठीक है, विभेद का मतलब यहाँ क्या होता है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा इस प्रकार से किसी भी तरीके का। सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी, जो सभी के लिए, सार्वजनिक यानी कि जो सभी के लिए, सब लोगों के लिए खुले गए हैं, चाहे वो भोजनालय हैं, होटल्स हैं, मनोरंजन के स्थल हैं जैसे सिनेमा हॉल्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो वहां पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें ऐड किया गया है कि पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य द्वारा पोषित एवं सामान्य जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों एवं सार्वजनिक समागम स्थलों। सार्वजनिक समागम स्थल कौन से होते हैं, जैसे जो भी ये समय समय पर कोई किसी भी प्रकार के मेले वगैरह का आयोजन किया जाता है या फिर स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, इस तरीके के नेशनल फेस्टिवल्स जो होते हैं उन पर जो प्रोग्राम्स जो है सरकार के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, या फिर जैसे ट्रेड फेयर होता है, इस तरीके के स्थानों पर जो है किसी भी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16 आर्टिकल 16 जो है वो राज्याधीन, यानी कि राज्य के अंडर जो भी नौकरियां आएंगी या उनमें पद जो भी रखे जाते हैं उनके अंदर नियुक्तियों के संबंध में सभी नागरिकों को क्या है समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन जैसे नौकरियां जो है सरकार, राज्य सरकारों में भी है, जो केंद्र सरकार में भी जो है नौकरियां समय समय पर निकलती रहती हैं बेटा, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा 16(4) के अनुसार क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के धारा के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है विशेष रूप से कि पिछड़ी श्रेणी या वर्ग के लिए राज्यों की नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो जो हम कहते हैं ना आरक्षण कहाँ पर दिया गया है, तो 16(4) के अंतर्गत जो है राज्य की नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। जिस वर्ग को सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो, ठीक है, तो संविधान की यह व्यवस्था सरकार की किसी भी पिछड़ी हुई श्रेणी के लिए सरकारी सेवाओं में स्थान आरक्षित करने की शक्ति देती है। पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा समाज के अन्य पिछड़े वर्ग शामिल हैं। जैसे कि देखो ये जो है नौकरियों के अंदर अलग अलग 27% आरक्षण दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो है यहाँ पर पिछड़े वर्ग का बता रखा है, आर्टिकल 17 में बता रखा है कि छुआछूत और अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। आप सबको पता है इस बारे में कि छुआछूत और अस्पृश्यता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। इसका किसी भी रूप में विवरण निषिद्ध है, यानी कि किसी को जाति सूचक शब्दों से भी संबोधित नहीं किया जा सकता है, इसके लिए भी सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो इसके बाद जो है आर्टिकल 19 है, 5th पॉइंट। आर्टिकल 19 क्या कहता है कि अस्पृश्यों की व्यावसायिक निर्योग्यता को समाप्त कर दिया गया है और इन जातियों के व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता रखते हैं। जैसे कि पहले जो है काफी पहले आपने पढ़ा भी होगा कि व्यवसाय के आधार पर जो है जातियों का विभाजन किया गया था, लेकिन आर्टिकल 19 इस बात को साफ तौर पर मना करता है कि इस तरीके से किसी प्रकार का कोई भी जो है किसी विशेष जाति के को आधार बना करके किसी काम को नहीं करना है।
बल्कि जिसका जो मन चाहे वो वही जाति वही काम कर सकती है। आर्टिकल 25 जो है वो हिंदुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थल सभी जातियों के लिए खोल दिए गए हैं। 29 के अनुसार राज्य निधि द्वारा पोषित एवं राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से भी किसी नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि 29 का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी विद्यालय में या संस्थान में जो है वो शिक्षा के लिए जा सकता है। उसके बाद बेटा 38 के अनुसार क्या है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का भरसक कार्य साधन रूप से स्थापना और विवरण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा, जिससे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की भी सभी आवश्यकताओं को अनुप्रेषित करे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि राज्य के द्वारा जो है, ये देखो जो हमारा 38 आर्टिकल आता है वो हमारा डीपीएसपी में आता है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है हमारे, उसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो 36 से 51 आर्टिकल के बीच में होते हैं। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक के बीच में जो आर्टिकल्स आते हैं उसमें आर्टिकल 38 है, उसके अंदर ये कहा गया है कि राज्य जो है ऐसी सामाजिक व्यवस्था का भरसक कार्य साधन रूप से स्थापना और विवरण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा, जिससे कि सभी लोगों का जीवन का विकास हो सके। उसके बाद आर्टिकल 46 के अनुसार क्या कहते हैं कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों विशेषतः एससी एवं एसटी के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा एवं सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। ठीक है, ये जो एससी एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो रहेंगे, ठीक है, एससी कौन होते हैं? एससी जो है ये शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति जिसको हम कहते हैं, और शेड्यूल ट्राइब्स जो अनुसूचित जनजाति यानी कि जिनका जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ है, वनों से जुड़ा हुआ है, वो है शेड्यूल ट्राइब्स। उनके शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों के लिए विशेष रूप से सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद 10th पॉइंट है 73rd जो हमारा संवैधानिक संशोधन है, उसके अंतर्गत क्या कहा गया है। देखो आप सब बच्चों ने जो है 11th में पढ़ा है 73वां संवैधानिक संशोधन और 74वां संवैधानिक संशोधन। 73वें के अंदर जो है विशेष रूप से ग्राम पंचायत की बात की गई है, और 74 में जो है स्थानीय स्वशासन, जो शहरी स्थानीय स्वशासन है, उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर जो है 73वें संवैधानिक संशोधन में भी क्या रहता है, वहां पर भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है अनुसूचित जातियों के लिए, स्पेशली जो है महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किया गया है। वैसे ही 74 में भी जो है, जो कि दिसंबर 1992 में संसद द्वारा पास किया गया था 74वां संवैधानिक संशोधन, उसके अंदर भी जो है विशेष रूप से अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटीज के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। उसके बाद बेटा देखो 93वां संवैधानिक संशोधन क्या कहता है। 93वें संवैधानिक संशोधन में ये कहा गया है कि यह प्रावधान के केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से एससी व एसटी तथा पिछड़े वर्ग के सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने संबंधी विशेष प्रावधान कर सकती है। ऐसे प्रावधान राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली और नए सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लिए भी किए जा सकते हैं। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति एससी एसटी कास्ट से बिलोंग करता है, अगर वो किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जाना चाहे, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हो चाहे नॉन गवर्नमेंटल हो, अगर वो जाना चाहता है तो इस बात की परमिशन उसको मिल सकती है। उसके बाद आर्टिकल 330, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 330 है। इसके अंतर्गत जो है कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए लोकसभा में जो स्थान आरक्षित किए गए हैं वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किए गए हैं, तो वो आर्टिकल 330 आर्टिकल है। ठीक है, जिसके अंतर्गत लोकसभा में स्थान आरक्षित किए गए हैं। जैसे एससी के लिए जो है एससी के लिए 84 और एसटी के लिए जो है 47 सीट्स जो हैं रिजर्व की गई हैं। ठीक है, इसके बाद ये 2026 तक ऐसा रहेंगी। प्रत्येक राज्य में इन वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या इन वर्गों से संबंधित राज्य की जनसंख्या के अनुपात में निश्चित की जाएंगी। ठीक है, ये राज्य, लोकसभा तो कहां पर होती है बेटा, केंद्र के अंदर होती है, लेकिन राज्यों में भी क्या है, राज्यों के अंदर भी स्थानों का आरक्षण किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 332 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्यों की विधानसभाओं में भी स्थान आरक्षित रखना आवश्यक है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में इन वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या उस राज्य में इन वर्गों की अपनी अपनी जनसंख्या और उस राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात से निश्चित की जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट। 330 तो लोकसभा में आरक्षण के लिए होता है
और 332 आर्टिकल जो है वो राज्यों की विधानसभाओं के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद जो है आर्टिकल 335 क्या कहता है? आर्टिकल 335 कहता है कि प्रशासन की योग्यता को कायम रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों की सेवाओं के पदों पर भी नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान को ध्यान में रखा जाएगा। जो आप ये देखते हैं जो बड़े बड़े प्रशासनिक यानी कि जो हमारी जो प्रशासनिक नौकरियां हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे पद हैं उनके लिए भी ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो आईएएस वगैरह के होता है पेपर, उनमें भी SC ST के लिए जो है सीट आरक्षित की जाती है। उसके बाद जो है संविधान के अनुच्छेद 16 धारा 4 और संविधान के अनुच्छेद 335 केंद्र व राज्य सरकारों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों के स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था करते हैं, जो कि वर्तमान में 95वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह आरक्षण की व्यवस्था सन 2020 तक बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी स्पष्ट है कि सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रों में SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% और अन्य यानी कि OBC के लिए 27% सीट्स का आरक्षण किया गया है। ठीक है, इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्णय के अनुसार यह भी स्पष्ट है कि उपलब्ध वर्गों में 50% से अधिक के पद आरक्षित नहीं किए जाएंगे। जैसे कि आपने जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स जो है याद की थी, तो उसमें आपने ये बातें याद की हुई थी क्वेश्चन में जो आपने मुझे टेस्ट दिया था। ठीक है बेटा, तो ये सब इस तरीके से जो है ये पॉइंट, ये सारी चीजें जो है हमने पढ़ी और इन सारे पॉइंट्स के थ्रू, ये 15 पॉइंट्स हैं टोटल, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इंडिविजुअली भी इंपॉर्टेंट हैं और वैसे भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है आपको ये बिल्कुल यूं के यूं याद करने हैं और आखिर में जो है कंक्लूजन भी लिखना है कि समाज के अंदर न्याय, समानता और स्वतंत्रता के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है जो समाज का दलित और शोषित वर्ग है उसके भी आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक कल्याण हेतु इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं और इसी के कारण जो है भारतीय लोकतंत्र जो है ज्यादा सफलतापूर्वक कार्य कर पाया है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू।